शांतिनगर, जैसा कि उसका नाम था, वास्तव में एक शांत और सुरम्य कस्बा था, जहां जीवन की गति धीमी और सुखद थी। सुबह की पहली किरणें जब हरी भरी पहाड़ियों से झांकती, तो पक्षियों का कलरव और मंदिरों की घंटियां एक मधुर संगीत छेड़ देती। यहाँ के निवासी सरल, सीधे और मिलनसार थे, जो एक दूसरे के सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते थे। दशकों से इस कस्बे ने कभी कोई गंभीर अपराध नहीं देखा था। अपराध शब्द उनकी शब्दावली में शायद ही कभी आता था। लेकिन उस भयानक रात को, जब चंद्रमा बादलों के पीछे छिपा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, शांतिनगर की चिर परिचित शांति एकाएक भंग हो गई। यह रात अपने साथ एक ऐसा रहस्य लेकर आई जिसने इस कस्बे की नींद उड़ा दी। श्रीमान रमेश शर्मा, जो इस शहर के सबसे धनी और प्रतिष्ठित व्यवसायी थे और जिनकी पहचान उनकी उदारता और सफल व्यापारिक सूझबूझ से थी, अपने भव्य बंगले में मृत पाए गए। उनका बंगला, जो शांतिनगर की शान था, अब एक भयावह अपराध स्थल में बदल चुका था। घर के अंदर का दृश्य अस्त व्यस्त था। फर्नीचर उलटा पड़ा था, दराजें खुली थीं और कागजात बिखरे हुए थे, जिससे पहली नजर में यह एक डकैती का मामला लग रहा था। लेकिन अनुभवी इंस्पेक्टर विक्रम के तेज दिमाग को कुछ खटक रहा था। उनकी पैनी नजरें हर छोटी से छोटी चीज पर ठहर रही थीं और उन्हें लग रहा था कि यह सिर्फ एक साधारण लूटपाट नहीं है। कमरे में कुछ ऐसी विसंगतियां थीं जो एक सामान्य डकैती की कहानी से मेल नहीं खा रही थी। सबसे अजीब बात यह थी कि शर्मा जी के तिजोरी में रखे महंगे गहने, कीमती कलाकृतियां और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं, जो आसानी से चुराई जा सकती थीं, जिसकी तस पड़ी थी, जैसे चोरों ने उन्हें छुआ ही ना हो। यह बात विक्रम के लिए एक बड़ी पहेली थी। शर्मा जी के चेहरे पर भय के स्पष्ट निशान थे। उनकी आंखें खुली की खुली थीं, मानो उन्होंने अपने अंतिम क्षणों में कुछ ऐसा देखा हो जिसने उनकी रूह कंपा दी हो। लेकिन उनके शरीर पर किसी भी प्रकार के संघर्ष के बाहरी निशान नहीं थे, न कोई खरोंच, न कोई चोट, न ही कोई हाथापाई का संकेत। ये एक अजीब और उलझा हुआ मामला था, जो इंस्पेक्टर विक्रम के मस्तिष्क में गहरी पैठ बना रहा था। इस दुखद घटना की खबर शांतिनगर में आग की तरह फैल गई। हर कोई सदमे में था और लोगों के चेहरों पर भय और चिंता साफ झलक रही थी। यह पहली बार था जब उनके शांत और सुरक्षित कस्बे में ऐसा जघन्य अपराध हुआ था, और इस घटना ने उनकी सुरक्षा की भावना को हिलाकर रख दिया था। लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे थे और हर कोई उस रहस्यमयी रात के सच को जानना चाहता था। इंस्पेक्टर विक्रम जानता था कि उसे बहुत सावधानी और गहराई से इस मामले की तह तक जाना होगा, क्योंकि शांतिनगर की शांति अब दांव पर थी। इंस्पेक्टर विक्रम अपनी प्रसिद्ध मेथोडिकल अप्रोच और गहरी अंतर्दृष्टि के साथ तत्काल जांच में जुट गए। उन्होंने सबसे पहले रमेश शर्मा के परिवार से मुलाकात की, जिनके दुख और सदमे को शब्दों में बयां करना मुश्किल था। उनकी पत्नी श्रीमती सुषमा शर्मा टूट चुकी थीं। उनके चेहरे पर दुख की गहरी छाया थी और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी, जो उनके अंदर की बेचैनी और असहायता को साफ दर्शा रही थी। वह अपनी पति की अचानक मौत पर विश्वास नहीं कर पा रही थी और उनका शरीर सदमे से कांप रहा था। उनके बेटे राहुल, जो अपनी युवावस्था में ही एक महत्वाकांक्षी व्यवसायी बनने का सपना देखता था, अपनी आंखों में नमी लिए हुए था। हालांकि उसके व्यवहार में एक अजीब सी कठोरता थी, एक नियंत्रित भावना जिसने विक्रम का ध्यान खींचा। वह पिता की मृत्यु पर भावुक तो था, लेकिन उसके हाव भाव में एक अनकहा बोझ और तनाव साफ झलक रहा था। शर्मा जी की बेटी प्रिया, जो स्वभाव से बहुत शांत और अंतर्मुखी थी, अपने पिता की मौत पर अविश्वसनीय रूप से शांत थी। उसकी आंखें निर्जीव थीं और उसके चेहरे पर कोई खास भावना नहीं दिख रही थी, जैसे उसे पता ही न हो कि उसके इर्द गिर्द क्या हुआ है। उसकी यह असामान्य शांति, जो अक्सर गहन सदमे का संकेत होती है, विक्रम को परेशान कर रही थी। उसे लगा कि प्रिया शायद कुछ छिपा रही है या बहुत गहरे सदमे में है, जो उसे प्रतिक्रिया देने से रोक रहा है। परिवार के सदस्यों से बात करने के बाद विक्रम ने पड़ोसियों और रमेश शर्मा के करीबी व्यापारिक सहयोगियों से पूछताछ की। सभी ने शर्मा जी की ईमानदारी,
कड़ी मेहनत और उनके उत्कृष्ट व्यापारिक गुणों की प्रशंसा की। वे सभी उन्हें एक नेक इंसान और एक सफल व्यवसायी मानते थे। लेकिन कुछ बातें ऐसी थीं जो विक्रम के कान खड़े कर रही थीं, जैसे कोई बारीक धागा जो पूरी पहेली को सुलझाने में मदद कर सकता था। शर्मा जी के मुख्य व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी श्रीमान वर्मा, जो खुद भी एक बड़े व्यवसायी थे, ने बताया कि शर्मा जी हाल ही में कुछ परेशान और चिंतित दिख रहे थे। वर्मा जी ने यह भी जिक्र किया कि शर्मा जी ने उनसे कुछ बड़े व्यापारिक नुकसान की आशंका जताई थी, जिससे वे आर्थिक रूप से दबाव में आ सकते थे। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी, क्योंकि यह डकैती के पीछे के संभावित आर्थिक मकसद की ओर इशारा कर सकती थी। राहुल के बयानों में भी कुछ विसंगतियां थीं। उसका अलीबाई यानी घटना के समय उसकी उपस्थिति का प्रमाण थोड़ा कमजोर लग रहा था, और उसके विवरण में कुछ अस्पष्टता थी, जिसे विक्रम ने तुरंत पकड़ लिया। कमरे में बिखरी हुई चीजों के बीच विक्रम को एक छोटी पुरानी चमड़े की डायरी मिली, जो शायद रमेश शर्मा की थी। डायरी में कुछ अजीब और अस्पष्ट कोड थे, जो किसी गुप्त सौदे, छिपी हुई जानकारी या किसी बड़ी समस्या की ओर इशारा कर रहे थे। विक्रम को तुरंत एहसास हुआ कि यह डायरी इस मामले की पहली महत्वपूर्ण कड़ी हो सकती है, जो उन्हें इस रहस्यमयी कत्ल के पीछे के सच तक ले जा सकती है। डायरी की उपस्थिति ने डकैती के सिद्धांत को और कमजोर कर दिया, क्योंकि चोर आमतौर पर ऐसी निजी चीजें नहीं छोड़ते। अब इंस्पेक्टर विक्रम के सामने एक जटिल जाल था, जिसकी पहली गांठ उसने खोल ली थी। डायरी में लिखे रहस्यमय कोड्स को सुलझाने में इंस्पेक्टर विक्रम को अपनी पूरी मानसिक शक्ति लगानी पड़ी। हर कोड एक पहेली थी, जिसे धैर्य और सूक्ष्म विश्लेषण से सुलझाना पड़ा। घंटों की मेहनत के बाद जब उसने एक एक करके उन कोड्स को सुलझाया, तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया, जो शांतिनगर की प्रतिष्ठित छवि के पीछे छिपा था। रमेश शर्मा, जो बाहर से एक सफल और समृद्ध व्यवसायी दिखते थे, हाल ही में व्यापार में एक बहुत बड़े और अप्रत्याशित नुकसान का सामना कर रहे थे। यह नुकसान इतना बड़ा था कि वे गहरे कर्ज में डूब चुके थे। उन्होंने बाजार के कई लोगों से भारी ब्याज पर पैसा ले रखा था, और सबसे बड़ा और जोखिम भरा कर्ज उन्होंने अपने सबसे बड़े व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी श्रीमान वर्मा से लिया था। यह बात किसी को पता नहीं थी, और शर्मा जी ने इसे बड़ी गोपनीयता से छिपा रखा था। यह जानकारी उनके सार्वजनिक व्यक्तित्व के बिल्कुल विपरीत थी। डायरी में राहुल के साथ उनके व्यापारिक मतभेद भी विस्तार से दर्ज थे। राहुल एक युवा और ऊर्जावान व्यक्ति था, जो तेजी से धन कमाना चाहता था। वह अपने पिता से लगातार नए और जोखिम भरे निवेश करने का दबाव डाल रहा था, ऐसे निवेश जिनमें भारी मुनाफा या भारी नुकसान दोनों की संभावना थी। दूसरी ओर रमेश शर्मा अधिक सतर्क और पारंपरिक थे, जो स्थापित और सुरक्षित तरीकों से व्यापार करना पसंद करते थे। यह उनके बीच लगातार तनाव का कारण था। राहुल अक्सर अपने पिता को पुराने ख्यालों का कहकर ताने मारता था, और उनके बीच व्यापारिक फैसलों को लेकर तीखी बहसें होती रहती थीं। डायरी में इस तनाव को साफ देखा जा सकता था, जो उनके रिश्ते में गहरी दरार पैदा कर रहा था। प्रिया की चुप्पी और अलगाव भी अब कुछ हद तक समझ में आ रहा था। डायरी में प्रिया के एक पुराने और गहरे रिश्ते का भी जिक्र था, जिससे शर्मा जी सख्त नाखुश थे। प्रिया एक ऐसे लड़के से प्यार करती थी जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था, और शर्मा जी को लगता था कि वह उनकी बेटी के लायक नहीं है। उन्होंने प्रिया को उस लड़के से दूर रहने के लिए मजबूर किया था, और इस घटना के बाद प्रिया अपने पिता से बुरी तरह नाराज थी। वह उनसे मानसिक और भावनात्मक रूप से दूर हो गई थी, और उनकी मौत पर उसकी प्रतिक्रिया शायद इसी नाराजगी का परिणाम थी। विक्रम को यह भी पता चला कि श्रीमती शर्मा की कुछ समय पहले एक गुमनाम व्यक्ति से फोन पर लंबी बात हुई थी। यह फोन कॉल रहस्यमय था, और श्रीमती शर्मा इस बारे में कुछ भी बताने से कतरा रही थी। क्या यह सब एक संयोग था, या इन सभी बातों का शर्मा जी की हत्या से कोई गहरा संबंध था? शांतिनगर की शांत सतह के नीचे कई अनकहे राज दबे थे, जो धीरे धीरे सामने आ रहे थे। विक्रम को लग रहा था कि यह मामला जितना ऊपर से दिख रहा था,
उससे कहीं ज्यादा जटिल था। जैसे जैसे इंस्पेक्टर विक्रम की जांच आगे बढ़ी, हर नए सुराग के साथ शक की सुई कई लोगों की ओर घूमने लगी। राहुल, जो रमेश शर्मा का अपना बेटा था, अब एक प्रमुख संदिग्ध बन चुका था। उसके पिता के साथ व्यापार को लेकर उसके गहरे मतभेद थे, जो डायरी में स्पष्ट रूप से दर्ज थे। राहुल की महत्वाकांक्षाएं इतनी प्रबल थीं कि वह अपने पिता के पारंपरिक तरीकों से असहमत था और तेजी से आगे बढ़ना चाहता था। इसके अतिरिक्त उसका अलीबाई, जो उसे हत्या की रात कहीं और होने का प्रमाण देना चाहिए था, इतना कमजोर और संदिग्ध था कि वह आसानी से टूट सकता था। श्रीमान वर्मा, जो शर्मा जी के सबसे बड़े व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी थे और जिनसे शर्मा जी ने भारी कर्ज लिया था, भी संदेह के घेरे में थे। उनका आर्थिक संबंध और प्रतिद्वंद्विता उन्हें संभावित मकसद दे रही थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने डकैती की शुरुआती कहानी को और भी कमजोर कर दिया, जो कि इंस्पेक्टर विक्रम के पहले ही संदेह को पुष्ट कर रही थी। रिपोर्ट में बताया गया कि हत्या का हथियार कोई नुकीली धारदार वस्तु थी, जिसके इस्तेमाल से शर्मा जी की तत्काल मृत्यु हुई थी। लेकिन कमरे से ऐसा कोई भी हथियार गायब नहीं था जो शर्मा जी का हो या उनके घर से संबंधित हो। इसके बजाय एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण बटन मिला था, जो घटनास्थल पर गिरा हुआ था। यह बटन किसी महंगी डिजाइनर कमीज का लग रहा था, और यह शर्मा जी की किसी भी कमीज या उनके किसी भी परिचित के कपड़े से मेल नहीं खाता था। यह एक महत्वपूर्ण सुराग था, जो किसी बाहरी व्यक्ति की उपस्थिति की ओर इशारा कर रहा था, या किसी ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने कपड़ों का ध्यान नहीं रखा। विक्रम ने उस बटन का गहन विश्लेषण करवाया। यह बटन एक खास तरह के कपड़े और डिजाइन का था, जो आम तौर पर केवल कुछ ही चुनिंदा और महंगे डिजाइनर ब्रांड्स में इस्तेमाल होता था। यह कोई सामान्य बटन नहीं था। इस विशिष्टता के आधार पर पड़ताल करने पर विक्रम को एक चौंकाने वाली जानकारी मिली। राहुल ने हाल ही में वैसी ही डिजाइनर कमीज खरीदी थी, और उसकी कमीज में एक बटन टूटा हुआ था, जिसका विवरण पूरी तरह से घटनास्थल पर मिले बटन से मेल खा रहा था। यह एक निर्णायक सबूत था, जो राहुल की संलिप्तता की ओर सीधे सीधे इशारा कर रहा था। इस बीच प्रिया के व्यवहार में भी एक उल्लेखनीय बदलाव आया था। वह अब पहले से कहीं ज्यादा शांत और तनावग्रस्त दिख रही थी। उसकी आंखें अक्सर सूजी हुई रहती थीं, और वह सबसे दूर रहती थी, जैसे वह किसी बड़े बोझ तले दबी हो। श्रीमती शर्मा ने भी कुछ ऐसी बातें बताईं जिनसे राहुल की संलिप्तता का संदेह और गहरा हो गया। उन्होंने स्वीकार किया कि राहुल और रमेश शर्मा के बीच उस रात एक बड़ी बहस हुई थी, और राहुल बहुत गुस्से में था। अब इंस्पेक्टर विक्रम के पास एक ठोस सुराग और कई पुख्ता सबूत थे, और वह जानता था कि उसे अब आगे क्या करना है। सच का सामना करने का समय आ गया था। सभी पुख्ता सबूतों, डायरी के रहस्यों और फॉरेंसिक रिपोर्ट के अकाट्य तथ्यों के साथ इंस्पेक्टर विक्रम ने राहुल का सामना किया। यह एक तनावपूर्ण क्षण था। राहुल अपने पिता के कार्यालय में विक्रम के सामने बैठा था। उसके चेहरे पर भय और अपराध बोध की स्पष्ट छाया थी, लेकिन वह अभी भी अपनी बात पर अड़ा हुआ था कि वह निर्दोष है। विक्रम ने शांत स्वर में अपनी बात शुरू की, एक एक करके सारे सबूत उसके सामने रखे। टूटे हुए बटन वाली डिजाइनर कमीज, डायरी में दर्ज उसके पिता के साथ व्यापारिक मतभेद, और उस रात उसके कमजोर अलीबाई। जैसे जैसे विक्रम तथ्यों को उजागर करता गया, राहुल का आत्मविश्वास डगमगाने लगा। उसकी आंखें फर्श पर टिकी थीं, और उसके होंठ कांप रहे थे। जब विक्रम ने उस टूटे हुए बटन वाली कमीज का सीधा जिक्र किया और बताया कि वह बटन घटनास्थल पर मिला था, तो राहुल की हिम्मत पूरी तरह टूट गई। उसके चेहरे पर पसीना आ गया, और वह धीरे धीरे कांपने लगा। आखिर में उसने अपने पिता की हत्या की बात कबूल कर ली। राहुल ने बताया कि वह अपने पिता रमेश शर्मा से व्यापार में लगातार हो रहे नुकसान और बढ़ते कर्ज को लेकर बेहद परेशान था। वह चाहता था कि उसके पिता बाजार में नए जोखिम भरे निवेश करें, ताकि कर्ज चुकाया जा सके और व्यापार को फिर से खड़ा किया जा सके। लेकिन शर्मा जी हर बार उसकी बातों को अनसुना कर देते थे। उस रात उनके बीच फिर से एक भयंकर बहस हुई।
यह बहस सामान्य असहमति से बढ़कर एक तीखी लड़ाई में बदल गई। राहुल ने बताया कि गुस्से में आकर उसने पास पड़ी एक भारी पेपरवेट उठा ली और बिना सोचे समझे अपने पिता पर हमला कर दिया। हमला इतना तीव्र था कि रमेश शर्मा की तुरंत मौत हो गई। घबराहट में और अपने अपराध को छिपाने की डेस्परेट कोशिश में राहुल ने कमरे को जानबूझकर अस्त व्यस्त कर दिया। उसने फर्नीचर को उलटा कर दिया, दराजें खोल दी और कागजात बिखेर दिए ताकि यह एक साधारण डकैती का मामला लगे। उसने सोचा कि वह अपनी इस चालाकी से बच जाएगा कि कोई भी उस पर शक नहीं करेगा और पुलिस इसे एक अज्ञात चोर का काम मानकर छोड़ देगी। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि इंस्पेक्टर विक्रम जैसा अनुभवी और तेज तर्रार पुलिस अधिकारी इतनी गहराई से और बारीकी से जांच करेगा। राहुल ने अपनी अंधी महत्वाकांक्षाओं के चलते अपने ही पिता की जान ले ली थी और अब उसे अपने इस जघन्य अपराध की सजा भुगतनी थी। ये एक दुखद कहानी थी जिसने पूरे शांतिनगर को हिलाकर रख दिया। किसी ने नहीं सोचा था कि एक प्रतिष्ठित और सम्मानित परिवार का बेटा ऐसा जघन्य अपराध कर सकता है। राहुल का अपराध स्वीकार करना शांतिनगर के लिए एक बड़ा सदमा था, एक ऐसी सच्चाई जिसे पछाना मुश्किल था। सच सामने आने के बाद राहुल को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर हत्या का आरोप लगा। शांतिनगर, जो कभी अपने अमन और शांति के लिए जाना जाता था और जहां अपराध का नामो निशान तक नहीं था, इस घटना से गहरे सदमे में था। रमेश शर्मा के परिवार के लिए यह एक और बड़ा आघात था। श्रीमती सुषमा शर्मा और प्रिया ने एक ही रात में अपने पति और बेटे दोनों को खो दिया था। उनके जीवन में एक गहरा शून्य पैदा हो गया था जिसे भरना नामुमकिन था। उनका घर, जो कभी खुशियों से भरा था, अब एक दुखद यादों का प्रतीक बन चुका था। इस मामले को सफलतापूर्वक सुलझाने के बाद इंस्पेक्टर विक्रम को एक गहरी संतुष्टि महसूस हुई कि उसने न्याय दिलाया है। लेकिन उसके मन में एक कसक थी। उसने देखा था कि कैसे लालच, अंधी महत्वाकांक्षा और गलत फैसले ने एक पूरे परिवार को तबाह कर दिया था। एक युवा का भविष्य हमेशा के लिए अंधकार में चला गया था और एक परिवार बिखर गया था। न्याय की राह भले ही कठिन और दर्दनाक हो और इसमें समय लगे, लेकिन यह हमेशा सत्य की ओर ले जाती है और अंततः सच्चाई की जीत होती है। राहुल के अपराध ने शांतिनगर के लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि कैसे बाहरी दिखावा अक्सर अंदरूनी सच्चाइयों और छिपे हुए अंधेरों को छिपा लेता है। उन्होंने सीखा कि किसी व्यक्ति का सामाजिक रुतबा या धन दौलत उसे आंतरिक बुराई से मुक्त नहीं करती। इस कहानी ने यह भी सिखाया कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर शांत चेहरा अपने पीछे कोई गहरा राज या अनकही पीड़ा छिपा सकता है। लोगों को अब एक दूसरे को देखने का एक नया नजरिया मिल गया था, जहां वे अब सिर्फ बाहरी परत नहीं, बल्कि अंदरूनी सच्चाई को समझने की कोशिश कर रहे थे। इंस्पेक्टर विक्रम ने महसूस किया कि उसका काम सिर्फ अपराधियों को पकड़ना और उन्हें कानून के कटघरे में लाना ही नहीं है, बल्कि समाज को उन खतरों से भी आगाह करना है जो मानवीय भावनाओं के गहरे और जटिल कोनों में छिपे होते हैं। उसने देखा कि कैसे अंधी महत्वाकांक्षा और त्वरित लाभ की चाहत व्यक्ति को किस हद तक गिरा सकती है। यह मामला विक्रम के करियर में एक मील का पत्थर था, जिसने उसे न केवल एक सफल जासूस के रूप में पहचान दिलाई, बल्कि उसे मानवीय स्वभाव की गहराइयों को समझने का एक महत्वपूर्ण सबक भी दिया। शांतिनगर धीरे धीरे इस सदमे से उबरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रमेश शर्मा का मामला हमेशा एक चेतावनी के रूप में याद किया जाएगा कि कैसे अंदरूनी राज और अनकहे संघर्ष शांति को भंग कर सकते हैं।